तो दोस्तों कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है कीप लर्निंग हमारे चैनल में। फिर से आज हम पिछली वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि हमारा चैप्टर 2 ही है क्लास 8 के लिए एनसीईआरटी बुक से। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड कर लिया था। ये चल रहा है हमारा एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अब यहां से इसके वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन को ध्यान से समझो, सारा कुछ क्लियर समझ में आने वाला है। ठीक है, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूं। चलो तो पहले देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, कि एक आइसोसेलियस ट्रायंगल है जिसका बेस दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर, और उस आइसोसेलियस ट्रायंगल की पेरीमीटर गिवन है हमारा 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड। चलो हम पहले समझते हैं आइसोसेलियस ट्रायंगल के बारे में। मान लो ये एक हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया हमने ABC। अब बात हो रही है आइसोसेलियस ट्रायंगल की। आइसोसेलियस ट्रायंगल होता क्या है, तो देखो आइसोसेलियस ट्रायंगल में दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल है और ये साइड जो है वो नॉन इक्वल है, मतलब कि ये साइड इनके बराबर नहीं है, इनसे डिफरेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में था ये 4/3 सेंटीमीटर जो दिया हुआ था, ये कौन सा साइड हुआ, तो ये बेस ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, बेस की बात हो रही है। अब बेस का मतलब क्या होता है कि बेस का मतलब नीचे वाला शेप, जो नीचे बनता है वही बेस कहलाता है। बेस जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए बेस का क्या हुआ, फर्श हमारा बेस हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये बेस हो गया, और बेस का मान दिया हुआ है कितना, 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स। देखो यहां पे बात किसकी हो रही है, इक्वल साइड की। इक्वल साइड अब इसमें है कौन सा, तो इक्वल साइड ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल साइड है। तो इन दोनों अगर हम एक साइड का मान निकाल लेते हैं तो दूसरा साइड ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल ही है, हमें कोई एक मान निकालना है। ठीक है, तो देखो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि तुम्हें निकालना क्या है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, तुम्हें सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। समझना ना समझना है बात की बात है, जिस दिन से क्वेश्चन पढ़ने की आदत हो जाएगी उस दिन से क्वेश्चन समझ में भी आने लगेगा। ठीक है, तो चलो अब ध्यान देते हैं। इसके हमें निकालना क्या है, रिमेनिंग इक्वल साइड निकालनी है। तो जो भी हमें फाइंड करना हो, जो भी निकालना हो, उसको लेट कर लो। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट इक्वल साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने इक्वल साइड को क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब इक्वल साइड को x सेंटीमीटर मान लिया तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, दोनों साइड बराबर ही है, तो ये x हो गया तो भी x हो जाएगा। और नीचे बेस का साइड हमारे पास 4/3 सेंटीमीटर गिवन है। अब एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, वो है पेरीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि पेरीमीटर हमारा क्या गिवन है, पेरीमीटर इक्वल टू 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। इस ये जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको पढ़ते हैं हम 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जितना आया ऊपर प्लस कर दो। ठीक है, मतलब कि 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 हो जाएगा, और 60 में ये ऊपर वाला न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो 60 + 2 62 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो पेरीमीटर आया वो 62/15 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया फ्रैक्शन में, ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये हो गया फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब ध्यान दो, पेरीमीटर क्वेश्चन में एक साइड गिवन है,
पेरीमीटर गिवन है, हमने इक्वल साइड को एक्स लेट कर लिया, ठीक है। पेरीमीटर निकालते कैसे हैं? पेरीमीटर किसी भी शेप का अगर पेरीमीटर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तीनों साइड को प्लस करके। मतलब कि जो भी शेप का पेरीमीटर निकालना हो, अब शेप में कोई ना कोई तो साइड होगी। जैसे मान के चलो कि कोई भी शेप बनाऊंगा तो उसमें साइड की संख्या कुछ ना कुछ होगी, चाहे 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, कोई भी साइड हो, ठीक है। अगर किसी भी शेप का पेरीमीटर निकालना हो तो सारी साइड को प्लस कर दो, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारा ऑल साइड, साइड क्या क्या था? x था और 4/3 था। तो हम यहां पे लिखेंगे x प्लस 4/3 और इसके इक्वल में हमने लिख लिया 62/15। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद 62/15 आ गया था। अब समझो, अब देखो x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/5। हम क्या करते हैं कि 4/3 इधर प्लस में है तो इसको उस साइड में भेज के माइनस में कर देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो इक्वल के कोई भी साइड में उसे अकेला रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस x को यहाँ पे अकेला रखने के लिए 4/3 को हमें क्या करना पड़ेगा? उधर भेजना पड़ेगा। तो चलो इधर अगर ध्यान दें तो x और x को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। और 4/3 उधर चला गया, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, इक्वल के तुरंत बाद क्या था? तो 62/15 था, ठीक है। 4/3 इधर गया, इधर प्लस का था तो इधर आके ये माइनस का हो गया, 4/3 इधर आके माइनस का हो गया। तो अब 2x इक्वल टू 15 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 1 जा 15, 1 को 62 से करेंगे तो 62 माइनस 3 5 जा 15 और 5 को 4 से किया 20, ठीक है। तो हो गया 2x इक्वल टू 62 माइनस 20। 2 में से 0 माइनस किया 2 और 6 में से 2 माइनस किया 42/15। ये हमारा क्या आया? 2x इक्वल टू 42/15 हो गया। टू एक्स इक्वल टू 42/15। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 42 और 15 दोनों 3 के टेबल से कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दो कितने बार में? तो ये कट जाएगा 14 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 14/5 हो गया, ठीक है, 14/5। अब देखो x की वैल्यू निकालनी थी, x के साथ 2 किस में? मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू इस तरफ पहले से क्या था? 14/5, ठीक है। और जब 2 को मैं इधर भेजूंगा तो ये डिवाइड में आया, क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, तो साइड चेंज होने के बाद डिवाइड में आया। तो डिवाइड में कहने का मतलब क्या? कि ये 2 इधर से हट के यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 5 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे 5 नहीं होता तो यहाँ पे खाली 2 होता, लेकिन 5 पहले से था तो इसलिए 2 यहाँ पे आया, तो 5 और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से 14 7 बार में कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/5। x की वैल्यू 7/5 आ गई और x हमने लेट क्या किया था? तो इक्वल साइड को हमने x लेट किया था, मतलब कि इक्वल साइड हमारी क्या आ गई? 4/5। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे देन इक्वल साइड्स इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, ठीक है। क्लियर आ गया समझ में? कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, फिर बता दूंगा, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 95। सम ऑफ 2 नंबर इज 95, ठीक है। इसके बाद इफ वन एक्सिड्स द अदर, इफ वन exceeds the other by 15,
तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। चलो तो दोस्तों ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर इज 95, दो नंबर का सम 95 दे रखा है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, ज्यादा हो जाना। मतलब कि यदि पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर। तो नंबर मेरा क्या था। चलो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले ये देखो कि यहां से यहां तक स्टेटमेंट को समझो कि सम ऑफ टू नंबर इज 95, मतलब कि कोई भी दो नंबर है मेरे पास जिसका सम दे रखा है 95। अब मुझे नंबर पता नहीं कि क्या है, बस इतना पता है कि हाँ कोई दो नंबर था मेरे पास जिसका सम दे रखा था 95, ठीक है। तो अब नंबर तो तुम्हें पता नहीं है, तो क्या करोगे, नंबर लेट करोगे। मैंने पहले ही बताया कि जो फाइंड करना है उसको लेट कर लो, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था कि फाइंड द नंबर। तो हम यहाँ पे चलो ये दो नंबर था, हम लिखते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। दो नंबर था तो हमने पहले नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब सपोज करो कि ये मेरा एक्स हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने दो नंबर लिया था, ये एक नंबर मेरा एक्स हो गया, ठीक है। तो अभी दूसरा नंबर भी तो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर का सम 95 दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे अब समझो। यहां पे मैंने लिखा कि दो नंबर का सम 95 दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से पहले नंबर को हमने एक्स मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या होगा। अच्छा सपोज कि मुझे ये नंबर निकालना है, तो ये नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले नंबर को टोटल में से माइनस कर दूंगा, पहले नंबर को टोटल में से माइनस कर दूंगा तो मेरा दूसरा नंबर निकल जाएगा। सपोज कि तुम्हारे पास 30 रुपए थे, 30 रुपीज था, ठीक है। 30 रुपीज में क्या किया तुमने कि 15 रुपीज का कोई सामान खरीद लिया, तो कितने रुपए बचे, तो तुम बोलोगे 15 रुपए। अब ये 15 आया कैसे, तो टोटल में से जितने का सामान खरीदा था उतना तुमने माइनस किया, तो तुम्हारा बचा हुआ पैसा आ गया। कंडीशन सेम था कि 95 रुपीज था, ठीक है। इस 95 रुपीज में से x रुपए का मैंने सामान खरीद लिया, ठीक है। अब ये क्या था कि मैंने क्या किया कि 95 रुपीज में एक सामान हमने x खरीद लिया। सपोज करो कि x ये कोई सामान है, कोई वस्तु है, ठीक है, ये खरीद लिया, तो बचा कितना, तो हम क्या करेंगे 95 में से खरीदा हुआ सामान का कॉस्ट माइनस कर देंगे तो बचे हुए पैसे आ जाएंगे। तो सेम कंडीशन था कि दो नंबर का सम 95 दिया हुआ था, अगर पहले नंबर को हमने x लेट कर लिया तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे, टोटल में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे। तो टोटल मेरा 95 था और माइनस पहला नंबर हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, तो दूसरा नंबर मेरा क्या हो गया 95 माइनस x। आगे क्लियर समझ में ये। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलो ऊपर का क्वेश्चन में मिटा रहा हूं। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे दोनों नंबर हमने लेट कर लिया, पहला नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर मेरा 95 माइनस x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा था कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है मेरा x है और दूसरा नंबर क्या है 95 माइनस x है, ठीक है। पहला नंबर जो था वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा था, तो अब समझना यह है कि 15 में प्लस किस में करूं, पहले नंबर में या दूसरे नंबर में। तो स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन ये है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है। अब सोचो कि ये जो x है वो इससे 15 तो पहले से ही ज्यादा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है। एक्सीड्स का मतलब बढ़ना होता है, तो पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, मतलब कि ये जो x है मेरा पहला नंबर, ये इससे 15 ज्यादा है अभी, मतलब कि ये दोनों भी बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, जैसे ये जो था ये इससे 15 ज्यादा था, तो अगर मैं इसको और 15 दे दूं तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसमें 15 को प्लस कर दिया, अब यहां पे मान बराबर हो गया, ठीक है।
तो अब यहां से करें, ये स्टेटमेंट आ गया होगा समझ में। पहला नंबर दूसरे नंबर से देखो 15 ज्यादा हो गया, +15। तो अब करेंगे क्या, तो x को एक तरफ कर दो, नंबर को एक तरफ कर दो और फिर सोल्व कर दो। तो जैसे यहाँ पे x था पहले से और एक x इधर है, RHS साइड में है, राइट हैंड साइड में। तो x यहाँ पे माइनस में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, साइड अपोजिट हो जाता है। तो ये हो गया प्लस का x, ठीक है। अब इक्वल टू इधर क्या बचा, तो 95 प्लस 15, ये दोनों संख्या इधर बच गया। तो x प्लस x इक्वल टू क्या, 2x, और 95 प्लस 15, 5 5 10 और 9 और 1 10 और 1 11, 110। अब यहां से वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो मतलब कि x इक्वल टू हो गया 110 अपॉन में 2, और ये इससे कट गया 55 बार में, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 55 आ गई। तो देखो हमने लेट क्या किया था, फर्स्ट नंबर को x लेट किया था, तो इस हिसाब से मेरा पहला नंबर कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या था, 95 माइनस x था, तो दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, तो 95 माइनस x का मान क्या निकला, यहाँ पे 55, ठीक है, x का मान हमने 55 निकाला है। तो पहला नंबर मेरा 55 हो गया। अब दूसरा नंबर था 95 माइनस x, तो 95 माइनस x की जो वैल्यू निकली है वो x के जगह पे पुट कर दो, तो यहाँ x के जगह पे 55 रख देंगे, ठीक है। तो 5 में से 5 माइनस 0 और 9 में से 5 माइनस 4, यानी कि दूसरा नंबर मेरा हो जाएगा 40। क्लियर हुआ, 40 और 55 पहला नंबर हो गया। अब देखो इनको अगर मैं प्लस करूं, तो 5 और 0 को प्लस करोगे 5, और 5 और 4 को प्लस करोगे 9, 95 आ गया। दोनों नंबर का सम 95 दिया हुआ था, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आ गया समझ में, बहुत सिंपल सवाल था। चलो अब थर्ड नंबर देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3, 5:3, ठीक है। फिर if they differ by 18, if they differ by 18, what is the number? What is the नंबर? अब ध्यान से समझो, 2 नंबर है और दोनों नंबर रेशियो में दिया हुआ है 5:3, ठीक है। इफ द डिफर बाई 18, डिफर का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब अंतर। जैसे मान लो कि मैं तुमसे ये बोलता हूं कि 8 और 5 इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर का अंतर है, मतलब कि इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस हो रहा है। तो क्या बोलोगे तुम कि 3 नंबर का, ठीक है। 5 और 8 के बीच में 3 नंबर का डिफरेंस है। अब ये 3 नंबर का डिफरेंस कैसे निकला, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो 8 में से 5 को माइनस कर दिया तो 3 आ गया, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा। ये कह रहा है कि इफ द डिफर बाई 18, यानी कि दोनों नंबर जो हमें रेशियो में दिया हुआ है, इन दोनों नंबर के बीच 18 नंबर का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों नंबर के बीच में माइनस का साइन लगा के इक्वल में 18 रखूंगा कि दोनों नंबर के बीच में 18 का डिफर है, यानी कि डिफरेंस है। तो व्हाट इज द नंबर, तो देखो निकालना क्या है, हमें नंबर निकालना है। तो नंबर को पहले हम फाइंड लेट कर लेंगे कि लेट नंबर इक्वल टू x, नंबर को हमने x मान लिया। अब नहीं, एक मिनट, नंबर तो गिवन था,
रेशियो में नंबर हमारा गिवन था। तो अब एक बात याद रखना कि जब भी कोई चीज रेशियो में हो, अब वो कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, एज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर कोई भी चीज अगर रेशियो में दिया हुआ हो तो उसको कुछ ना कुछ लेट कर लो, मतलब उसके साथ एक्स लेट कर लो। तो हम यहां पे लेट करेंगे कि लेट टू numbers are 5x and 3x। 5 और 3 दोनों रेशियो में था, तो 5 के साथ हमने x मान लिया, 3 के साथ x मान लिया। अच्छा, हमने x माना क्यों? अब ये समझो कि हमने 5 के साथ x क्यों माना, क्योंकि कोई भी चीज अगर रेशियो में हो तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। जैसे सपोज कि ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं 2:3 में डिवाइड कर देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में करूंगा, मतलब एक मार्कर था और इसके दो पार्ट बन गए, तो जो दोनों पार्ट निकला 2:3 ये एग्जैक्ट नंबर तो आया नहीं, ये तो रेशियो है। मतलब एक तरीके से रेशियो को हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, किसी नंबर का एक पार्ट। जैसे मान लो 15 है, 15 का अगर मैं 1/3 निकालता हूं तो ये 5 बार में कट गया, ठीक है। और 5 के नीचे, अब जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 15 को मैं 5:1 में लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखो, इसको हमने 5x एंड 3x दोनों लेट कर लिया। अब ये जो x है, ठीक है, ये x का जो भी वैल्यू आएगा उस x के जगह पे जब मैं पुट करूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो मेरा एग्जैक्ट नंबर निकल जाएगा, ठीक है। अब रेशियो में क्या होता है कि रेशियो में रेशियो और फ्रैक्शन दोनों सेम चीज होता है, बट दोनों में एक माइनर सा मिस्टेक होता है कि फ्रैक्शन जो हुआ वो किसी भी नंबर का एक पार्ट हो गया, ठीक है, एक पार्ट हो गया। और रेशियो जो हुआ वो रेशियो में, जैसे बोलने में रेशियो को थोड़ा सा अलग कर देते हैं फ्रैक्शन से। कैसे? जैसे मान के चलो कि 5:3 है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है, मतलब 5 अलग चीज है और 3 अलग चीज है, ठीक है। तो अब देखो कि लेट 2 नंबर आर 5x एंड 3x हमने लेट कर लिया। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था कि इफ द डिफर बाय 18, मतलब कि इन दोनों नंबर के बीच में 18 का डिफरेंस चल रहा था, तो मतलब कि 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। ये माइनस डिफर को शो कर रहा है, डिफर यानी कि डिफरेंस, ठीक है। तो 5x में से 3x को माइनस किया, 2x आ गया और 2x इक्वल टू 18 हो गया। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 18/2 और ये कट गया 9 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो हमने नंबर जो लेट किया था, लेट 2 नंबर इक्वल टू 5x एंड 3x लेट किया था और x की वैल्यू क्या निकल गई, 9 निकल गई। तो अब यहाँ पे 5 इंटू x के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 5 जा 45, यानी कि पहला नंबर मेरा 45 हो गया। और दूसरा नंबर 3 इंटू x के जगह पे फिर से 9 रखेंगे तो 9 3 जा 27 हो गया। अब देखो, एक नंबर 45 हो गया, एक नंबर 27 हो गया। अगर इन दोनों नंबर में माइनस किया जाए तो 15 में से 7 माइनस 8 और 3 में से 2 माइनस 1, 18 आ गया। यही कह रहा था कि दोनों नंबर के बीच में 18 का डिफरेंस चल रहा है। अब देखो, दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिया, एक नंबर 45 आ गया, एक नंबर 27 आ गया। 45 में से 27 को माइनस किया तो 18 आ गया, मतलब कि हमारा ये जो दोनों नंबर निकला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम अपने आंसर खुद चेक कर सकते हैं। जैसे हमने फाइंड किया, फाइंड करने के बाद जो आया उसको उसी कंडीशन पे रख दो, अगर उसके बराबर में आ जाता है तो वेरीफाई हो गया, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी सवाल था, हो गया। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। 3 consecutive number क्वेश्चन है 3 consecutive इंटीजर्स, नंबर ना लिख के इंटीजर्स लिखो।
3 consecutive integers add up to 51, add up to 51, add up to 51. What are these integer? What are these इंटीजर्स? ये था क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को समझो। कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब कंटिन्यू, ठीक है। लगातार का मतलब क्या कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रही है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सब क्या है, लगातार नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका एड अप टू 15, जिनका सम दे रखा है 51, यानी कि तीनों नंबर को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा 51 आना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो तीनों इंटीजर्स क्या होगा ये फाइंड करना है। तो देखो पहले ही समझ लिया हमने, पहले ही बता दिया हूं कि जो फाइंड करना है उसको लेट करना है, जो फाइंड करना है उसको लेट कर लो। तो हम लेट करेंगे कि लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल टू, ठीक है। अब पहला नंबर मैंने मान लिया x, यहां पे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर को लेट करना है। देखो पहला इंटीजर्स मेरा हो गया x, तो दूसरा इंटीजर्स क्या हो जाएगा x+1 और तीसरा इंटीजर्स क्या हो जाएगा x+2, ठीक है। अब देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर हुआ, यानी कि लगातार ये 3 नंबर हो गए। जैसे सपोज कि x के जगह पे सपोज करो कि x की वैल्यू मेरी 4 आई, तो यहाँ पे मैं 4 रखूंगा, 4+1 5 हो जाएगा, 4+2 7 हो जाएगा, यानी कि 4+2 6 हो जाएगा, यानी कि 4 5 और 6 ये कंसेक्यूटिव नंबर हुआ। तो जब भी कंसेक्यूटिव नंबर लेट करने की बात हो तो पहले नंबर को x लेट कर लो, तो दूसरा नंबर x+1 हो जाएगा, तीसरा x+2, चौथा x+3, x+4, x+5 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे मेरे पास और तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जो सम दिया हुआ था वो 51 दिया हुआ था। यहाँ पे लिखा है ना एड अप टू 51, यानी कि तीनों को प्लस करने के बाद मेरा 51 आएगा, ठीक है। तो देखो पहला इंटीजर्स मेरा x था, प्लस दूसरा इंटीजर मेरा x+1 था, फिर प्लस तीसरा इंटीजर मेरा x+2 था। तीनों इंटीजर का सम कितना दिया हुआ है 51। देखो यहाँ पे हमने प्लस रखा, यहाँ पे प्लस रखा, यानी कि ये पहला इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, ये तीसरा इंटीजर, और तीनों इंटीजर को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो प्लस के बराबर में क्या रख दिया 51। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था हमसे। अब इसको सोल्व करते हैं। तो पहले x को प्लस कर लो, तो x और x ये हो गया 3x, ठीक है। फिर 1 और 2 + 1 + 3 = 51। यहां तक क्लियर है। अब आगे समझते हैं। 3x = 3 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 51 में से 8 को हम माइनस कर देंगे। तो 51 - 8, 51 में से 8 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 8 3 11 3 और ये बच गया 4 43। 4 3 7 ये तो कटेगा नहीं यार। अरे 3 को माइनस करना है ना, 3 51 में से 3 माइनस करेंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, ये बचा 4, ये 48 हो गया और इक्वल टू 3x, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी x की निकालनी थी। तो x के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में आ रहा है। तो मल्टीप्लाई वाली संख्या की जब साइड चेंज होती है तो डिवाइड में चला जाता है, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 48/3 और 3 से 48 कट जाएगा 16 बार में, यानी कि x का मान क्या हो गया 16। चलो x हमारा 16 हो गया, ठीक है।
अब हम तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालते हैं। अब यहां पे देखो, पहले नंबर को तुमने x माना था और x का मान 16 हुआ, तो पहला नंबर मेरा हो गया 16, ठीक है। दूसरे नंबर को x + 1 माना था, तो x का मान 16 और +1 = 17, दूसरा नंबर मेरा 17 हो गया। और तीसरा नंबर x के जगह पे फिर 16 लिखेंगे, फिर +2 करेंगे तो 16 + 2 18 हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर 18 हो गया। तो 16, 17, 18, 3 कंसेक्यूटिव नंबर निकल गया, 3 लगातार नंबर निकल गया। तो ये रहा हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 consecutive multiples। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 8, 8, 8, ठीक है। तो फाइंड द मल्टीपल। फाइंड द मल्टीपल। अब ध्यान से समझो, इसके पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें खाली 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर दे रखा था कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे और उसका सम 51 दे रखा था। तो पहला इंटीजर हमने x माना, तो दूसरा इंटीजर x + 1 हो गया और तीसरा इंटीजर x + 2 हो गया। ये 3 लगातार इंटीजर्स हो गए थे। अब सेम कंडीशन ये भी है कि द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8, मतलब इसमें क्या है कि जो 3 नंबर तुम मानोगे, ठीक है, वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल होना चाहिए। जैसे सपोज कि अगर पहला नंबर मैं 16 लेता हूं तो दूसरा नंबर मेरा 24 होगा और तीसरा नंबर 32 होगा। कैसे? तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, ठीक है। तो पहला नंबर अगर मेरा 16 आया तो 16 8 का मल्टीपल हुआ। 16 के तुरंत बाद 8 का मल्टीपल क्या होगा? तो 16 में 8 प्लस करेंगे 24 हो गया, यानी कि दूसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर मेरा 24 हुआ। और तीसरा तो 24 के बाद 32 आता है, तो तीसरा कंसेक्यूटिव इंटीजर 8 का मल्टीपल हमारा 32 हो गया। आगे समझ में? मतलब कि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर मुझे वही मानने हैं। देखो हम यहां पे लेट करेंगे कि लेट 3 consecutive इंटीजर्स नहीं, मल्टीपल लिखो। लेट 3 consecutive multiple of 8, multiple of 8 इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या होगा? अब देखो आ जाओ इसके प्रीवियस क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 consecutive इंटीजर क्या माना गया था? पहला माना गया था x, दूसरा माना गया था x + 1 और तीसरा माना गया था x + 3, x + 2। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स था, ये इंटीजर्स है। और यहां पे बात हो रही है मल्टीपल की, ठीक है। किसका मल्टीपल? 8 का मल्टीपल। मतलब कि अगर तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 निकल जाएगा। तो चलो x को 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया और इसको 8 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल आ गया 8 का, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और यहां पे क्या कर रहा था कि द सम ऑफ, मतलब कि 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ जो 8 निकला उसका सम 888 दिया हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला मल्टीपल मेरा 8x था, फिर प्लस दूसरा मल्टीपल 8 × x + 1 और तीसरा मल्टीपल
8 इंटू एक्स प्लस 2। ये पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल और तीसरा मल्टीपल, और तीनों का सम कितना दिया हुआ है 888। ठीक है, 888। तो ये हो गया 8x प्लस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे देखो ब्रैकेट में x प्लस 1 है और ब्रैकेट के बाहर 8 मल्टीप्लाई में, तो जब ब्रैकेट में ओपन करूंगा तो 8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 8 को x से मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया, फिर 8 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8 हो गया, फिर प्लस का साइन ये वाला लग गया, फिर 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा, और फिर प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। 8 2 जा 16 इक्वल टू हो गया 888। अब 8x प्लस 8x प्लस 8x इक्वल टू कितना 24x। 8 8 जा 16 और 8 प्लस 8 16 और 16 प्लस 8 24, तो ये 24x हुआ। अब नंबर पे आ जाओ, तो नंबर क्या क्या है 8 और 16 है, तो 16 और 8 को मैं प्लस करूंगा तो ये भी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, इक्वल टू 888। ठीक है यहां तक। अब आगे देखते हैं। तो पहले तो 24 को उधर जाके माइनस करेंगे, तो इधर बच गया मेरा 24x इक्वल टू 888 माइनस 24। ठीक है, तो 24x इक्वल टू 8 में से 4 माइनस 4, 8 में से 2 माइनस 6 और बाकी का बच गया 8। तो x इक्वल टू क्या होगा, x के साथ 24 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x 864 अपॉन में 24। ठीक है, 24 से कितने बार में कटेगा, चलो एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 24 से 864 को, तो 24 3 जा 72 होता है, 6 में से 2 माइनस किया 4 बच गया, 8 में से 7 माइनस हुआ 1 बचा और इधर से आ गया 4। तो 24 से 24 के टेबल में कितने बार में यह आता है, तो 6 बार में आता है, यानी कि ये कट गया कितने बार में 36 बार। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 36। अब इनके कंसेक्यूटिव नंबर निकाल दो, तो यहां से पहले मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो अब देखो 8 का x का मान कितना आया 36 आया, तो 8 इंटू एक्स के जगह पे 36, तो 48 और 8 3 जा 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28, यानी कि पहला नंबर मेरा आ गया 228। अब दूसरा नंबर बात करें तो x के जगह पे क्या था 36 और प्लस 1 यानी कि 37 हुआ, और फिर 37 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 7 जा 56, कैरी बचा 5, 8 3 जा 24, 24 में 5 प्लस करेंगे तो 29। दूसरा नंबर मेरा आ जाएगा 296। फिर तीसरा नंबर, तो x के जगह पे फिर 36 रखेंगे प्लस 2 करेंगे तो ये हो गया 38, और फिर 38 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 जा 64, कैरी बचा 6, 8 3 जा 24, 24 में 6 प्लस कर दिया तो 30 हो गया, यानी कि पहला नंबर मेरा 228 आ गया। देखो 228 में 8 प्लस करेंगे तो 8 और 8 प्लस किया तो 8 और 8 16, फिर 8 और 1 9 और 2 296 हो गया। ये दूसरा नंबर आ गया, फिर इसमें 8 प्लस किया तो 8 6 14, 9 और 1 10 और 2 और 1 3, 304 हो गया। तीसरा नंबर मेरा 304 हो गया। ठीक है, तो ये था कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, 3 नंबर। क्लियर हो गया? कोई डाउट होगा कमेंट में बता देना, अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन में आज के लिए और बनाता हूं, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, when they are taking in increasing order and multiplied by and multiplied by 2, 3 and 4, ठीक है, 2, 3 and 4 respectively. They add up to 74. They add up to 74. Find this number. Find this number. ध्यान से समझो. 3 consecutive integers are such that when they are taking in increasing order, मतलब कि मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया है. इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब कि छोटे से बड़ा. जैसे मान के चलो कि अगर पहला नंबर मैं 2 रखता हूं तो दूसरा नंबर मेरा 3 होगा, तीसरा नंबर मेरा 4 होगा. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, बढ़ते हुए जा रहे हैं. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीनों कंसेक्यूटिव नंबर को लिया गया है एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4. जैसे तीनों कंसेक्यूटिव नंबर लिया, सपोज कि पहला नंबर x लिया तो पहले नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. दूसरा नंबर x प्लस 2 लिया तो दूसरे नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरा नंबर मैंने x प्लस 2 लिया तो तीसरे नंबर को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया. यहां पे क्या कह रहा था, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, और तीनों नंबर का जो सम है वो 74 दे रखा है. तो फाइंड द नंबर, हमें ये नंबर फाइंड करना है. तो सबसे पहले तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर तुम्हें लेना होगा. तो हम लेट करते हैं कि लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2. ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया. फिर क्या कह रहा था, when they are taking in increasing order. देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया है. पहला x था तो दूसरा x प्लस 1 हो गया, तीसरा x प्लस 2 हो गया. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इसके बाद एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, मतलब कि पहला नंबर x था तो पहले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरा नंबर x प्लस 1 था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तीसरा नंबर x प्लस 2 था तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू x प्लस 1 एंड x प्लस 2. फिर हम यहां पे लिखेंगे देन मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4. तो x को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो गया. x प्लस 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और फिर 3 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3. और तीसरा नंबर था x प्लस 2, तो तीसरा नंबर था x प्लस 2 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 इंटू x 4x हो गया, और फिर प्लस 4 2 जा 8. यानी कि पहला नंबर मेरा 2x हुआ, दूसरा नंबर 3x हुआ, और तीसरा नंबर 4x प्लस 8 हो गया. 3x प्लस 3 और 4x प्लस 8. अब हम यहां से करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि मल्टीप्लाइड करने के बाद इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर को 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उन तीनों नंबर का जो ऐड दे रखा है, सम दे रखा है, वो कितना आ गया है 74.
तो ये जो तीनों नंबर तुम्हें दिख रहा है 2x 3x प्लस 3 और 4x प्लस 8, इन तीनों का सम कितना होगा 74 होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 74। वहां पे 74 लिख दिया। तो अब 2x 3x और 4x, 4 3 7 और 7 और 2 9, यानी कि ये हो गया 9x। 3 और 8 को प्लस करेंगे तो 3 प्लस 8 इक्वल टू कितना 11 हो जाएगा, इक्वल टू 74। तो 9x इक्वल टू 74 माइनस 11, 11 इधर प्लस में था उधर जाकर माइनस में हो गया, यानी कि अब आ गया 9x इक्वल टू 4 में से 1 माइनस 3 और 7 में से 1 माइनस 6, यानी कि 63। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 63 अपॉन में 9, यानी कि 9 से 63 7 बार में कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब x की वैल्यू जब 7 आ गई तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा था कि फाइंड दिस नंबर, वो तीनों नंबर मेरे क्या होंगे। तो देखो स्टार्टिंग में जो नंबर तुमने लेट किया था, पहला नंबर x लेट किया था, x की वैल्यू 7 आ गया, यानी कि पहला नंबर मेरा 7 हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर मेरा 7 निकल गया। अब दूसरा x प्लस 1 लेट किया गया था, तो x के जगह पे 7 रखेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो 7 प्लस 1 इक्वल टू 8, तो दूसरा नंबर 8 हो जाएगा। और तीसरा x प्लस 2 माना गया था, x की वैल्यू 7 और प्लस 2, तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9, तीसरा नंबर हमारा 9 हो जाएगा। 7 8 9, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। क्लियर है। तो आज हो गया क्वेश्चन 8 तक। ठीक है, अब 9 10 11 12 13 14 15 16, ये बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यानी कि 2.2 जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट यहां तक जहां तक आज हो चुका है, देखो मैं ये कहूंगा कि स्टेटमेंट के सवाल हार्ड नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। बस हम सोच के हार्ड बना देते हैं इसे, हम मान लेते हैं कि हार्ड है तो हमारे लिए हार्ड हो गया। जब ये सोच लोगे कि ये आसान है तो आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने की आदत अगर उतर गई तुम्हारे अंदर तो फिर कोई भी सवाल तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आंसर रहता है वो क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, बस मुझे जरूरत है क्वेश्चन समझने की। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। क्वेश्चन पढ़ने की आदत जिस दिन से लग गई उस दिन से क्वेश्चन समझने की भी आदत हो जाएगी। तो पहला हमें फोकस रखना है क्वेश्चन पढ़ने की। वैसे सिंपल इक्वेशन जैसे मान के चलो खाली इक्वेशन रहेगा तो उसे तो तुम सोल्व कर दोगे, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो पहले वर्ड के प्रॉब्लम को समझ के उसको इक्वेशन के रूप में लाना होगा और फिर इक्वेशन से सोल्व करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन था, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम में मैंने क्वेश्चन समझ के पहले इनका इक्वेशन बनाया। मेरा इक्वेशन क्या बना, यहाँ पे इक्वेशन बन गया, इसके इक्वल में 74 रखा, यहाँ से x का मान आ गया, फिर जहां जहां जरूरत थी वहां पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर बाकी अगर इतनी आज जो भी क्वेश्चन हुआ है इनमें अगर कुछ भी हल्का सा भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूं। और अगर वीडियो सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया हो, सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो कि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।